रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने जेडीयू अध्यक्ष पद स्वीकार किया। बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर बनी सहमति। ललन सिंह का जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा। भारत 24 की खबर पर जेडीयू बैठक में लगी मुहर। यह बड़ी जानकारी। और देखिए, लगातार पिछले 3 दिनों से बात करें तो हम इस खबर पर बने हुए हैं और सबसे पहले भारत 24 ने आपको बताया था कि नीतीश कुमार अपने हाथ में कमान लेंगे। ललन सिंह के इस्तीफे की खबर जब आई थी उस दिन से लेकर लगातार भारत 24 ने आपको बताया, बार बार बताया कि अब पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथ में होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार ललन सिंह से खुश नहीं हैं, उनके कामकाज से खुश नहीं हैं। बार बार पार्टी में टूट के आरोप लग रहे थे और टूट की वजह माने जा रहे थे ललन सिंह। माना यह जा रहा था कि उनके हाथ में कमान होने से पार्टी के विधायक पदाधिकारी नाराज चल रहे थे और अब ऐसे में पार्टी को एकजुट करने के लिए जरूरी हो गया था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथ में लें। ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार का नाम पेश किया। नीतीश कुमार के नाम पर सबकी सहमति बनी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी जेडीयू से जुड़ी हुई। देखिए, कल तक लगातार आप देख रहे थे कि अलग अलग तरह की तमाम खबरें आ रही थी और देखिए, लेकिन उस सब के बीच ये जरूर तय माना जा रहा था कि ललन सिंह के बाद कमान पार्टी की नीतीश कुमार के हाथ में ही होगी। भारत 24 आपको बारंबार ये बता रहा था कि पार्टी कमान अब नीतीश कुमार के हाथ में होगी। और चलिए मेरे साथ इस वक्त चर्चा के लिए खास मेहमान हैं अमित तिवारी, नेता बीजेपी, चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस, प्रियंका कुशवाहा, प्रवक्ता आरजेडी और मनीष गुप्ता जल्दी हमारे साथ में होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सबसे पहले शुरुआत प्रियंका कुशवाहा आपके साथ करते हुए, अब पार्टी कमान नीतीश के हाथ में है, क्या वाकई ये संदेश जाएगा कि पार्टी एकजुट है, पार्टी मजबूत है, या फिर पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने का मकसद कुछ बड़ा है? जी, अगर मान लीजिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को बदल दिया जाए, कोई और आ जाए, तो सवाल क्या उठता है ये कि भाजपा में टूट है, भाजपा कमज़ोर हो रही है, भाजपा अलग-थलग पड़ रही है, ऐसा कोई खबर नहीं चलेगा। लेकिन यही अगर जेडीयू के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, ये नियम है, हर साल बदलते हैं, हर साल बदलते हैं तो उसके अपने मायने हैं। पार्टी खुद स्वयं डिसाइड करती है और अभी हमारा फ़ोकस ये नहीं है कि कौन कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, नहीं बन रहा है। हमारा बिहार में फ़ोकस है कि हम जन के लिए काम करें। हम रोटी रोजगार दें। आपने देखा ही होगा ना कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने राज्यकर्मी का दर्जा दिया। हमने सीधे 9 महीने में 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार के सृजन किए। तो हमारा फ़ोकस ये कतई नहीं है कि कौन कहाँ क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है। वो पार्टी का निजी अपना मसला है। किसे आगे करते हैं, किसे पीछे करते हैं, किसे कहाँ लेकर के जाते हैं। पार्टी के बेनिफिट में जो होगा, वो पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं। ना हम स्टूडियो में बैठकर तय कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। तो ये पार्टी के भीतर की बात है। स्टूडियो में बैठकर हम सवाल पूछेंगे। देश की राजनीति से हमारा ताल्लुक है, देश की राजनीति से ताल्लुक जनता का है और जनता के हक में सवाल होंगे तो स्टूडियो से पूछेंगे, ये हमारा हक है। अब ये तो आप तय नहीं करेंगी ना कि हमारा हक कहां तक है और हमारी जिम्मेदारी क्या है, या हम क्या सवाल पूछ सकते हैं, हम सवाल क्या नहीं पूछ सकते। मीडिया के तो पूजा जी, मीडिया का तो काम ही है ये सवाल पूछना, इसीलिए तो आपको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है कि आप सवाल पूछें। लेकिन सवाल क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक होने चाहिए? क्या सवाल ये नहीं होना चाहिए कि किसके पेट में कितना अनाज पहुंचा? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए कि यूएनडीपी के हिसाब से भारत भूखमरी में सीरिया के नजदीक आ चुका है? राम मनोहर लोहिया ने लोकसभा में जब मुद्दा उठाया था भूखमरी और गरीबी का, उस समय उन्होंने कहा था कि 2 आने 3 आने पर बिहार में अभी क्या स्थिति है भूखमरी गरीबी की? बिहार की सरकार बार बार विशेष दर्जे का क्यों डिमांड करती है? सवाल पूछ, मैं पूछूंगी, मैं मौजूदा सरकार के लोगों से सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं बिहार की, अगर क्योंकि आप प्रवक्ता के तौर पे बात कर रही हैं, क्योंकि बिहार में सरकार जो है उसकी पार्टी, उस पार्टी की प्रवक्ता आप है, तो मैं सवाल पूछूंगी। जरा बताइए कि बिहार को अभी तक विशेष दर्जे की मांग क्यों की जाती है? मैं बिहार की प्रवक्ता के तौर पर नहीं बात कर रही हूँ, मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूँ और मैं राष्ट्र प्रवक्ता के तौर पर बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पूरे राष्ट्र की चिंता है। बिहार अपने जीडीपी में देश से आगे चल रहा है, ये बात तो आपको पता होगी। देश की जीडीपी जहां 8 है वहीं बिहार की 11 है। हम आगे चल रहे हैं क्योंकि हम मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस ये नहीं है कि 600 किलो का घंटा राम मंदिर में लग जाए। हमारा फोकस ये है कि गैस सिलेंडर 600 में मिल जाए। तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि राम मंदिर बन रहा है? ये आपके लिए खुशी की बात नहीं है?
खुशी और गम की कोई बात इसमें है ही नहीं। पहले हमारा ये सबसे क्लियर बड़ा कीजिए कि मुद्दा है क्या नागरिक राम मंदिर के निर्माण कार्य से आपकी पार्टी, हमारी आपके नेता, आपके हमारी पदाधिकारी, बिहार की जनता और आप खुश हैं कि कबीर नहीं? ने पूजा जी, कबीर ने कहा था, भूखे पेट भजन होई ना गोपाला। जब तक पेट में अनाज नहीं पहुंचेगा, कोई भूखा व्यक्ति भजन की चिंता नहीं करेगा। तो देश में हमारे लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए कि क्यों आज भी 22 अरे करोड़ की सुनिए, आबादी बिल्कुल 100 बिल्कुल रुपए जायज बात आप कर रही जी हैं, रही बिल्कुल जायज बात आप कर रही हैं कि देश की भुखमरी, बेरोजगारी पे भी बात होती है। लेकिन आज अगर कोई बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा है तो उस पर भी बात होगी, हर विषय पर बात होगी, तो मैं हर विषय पर बात होगी। लेकिन मैं, आप जिन बात विषयों ना पर जा रही हैं उन विषयों पर हम लगातार बात करते रहे हैं। आज मैं चाहूंगी कि आज जिस विषय पर बात पूजा करें जी, पहले उस पर आप जवाब दीजिए। है। आपने कहा कि पूजा जी, बहुत राम मंदिर में अच्छी कितने बात किलो है का कि घंटा आप लगेगा, इससे बात फर्क कर नहीं रही पड़ता। हैं। क्यों फर्क नहीं पड़ता? जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये विषय है, क्यों फर्क नहीं क्योंकि पड़ता? जनता की भावना, के अंदर इमोशंस और भावनाएं तब जागती हैं जब पेट की भूख खत्म होती है। किसी का पेट और पीठ आंत में चिपक जाए और आप उसे मंदिर की बात करेंगी, ये तो इंसानियत विरोधी है। ये तो ह्यूमैनिटेरियन भी नहीं है। आप उसको रोटी नहीं दे पा रहे हैं, आप उसके थाले में अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसके बाद आप उससे मंदिर जाने को कहते हैं। ये शर्मनाक है कि नहीं है? आप खुद इस बारे में सोचिए। अमित तिवारी, बेरोजगारी से युवा अमित रोज तिवारी फांसी ये लगा कह रहे हैं कि ये विषय ही नहीं है कि इस पे चर्चा हो। इनकी पार्टी में कौन नेता के हाथ में कमान है, ये चर्चा का विषय नहीं है। ये आप पर सवाल दाग रही हैं कि आप मंदिर के घंटे को इतना फोकस कर रहे हैं, जनता की भुखमरी पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, जनता के रोजगार पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। नहीं पूजा जी, देखिए बहुत ही शर्मनाक बयान है ये जेडीयू के प्रवक्ता का। यहाँ पर वहां पर आधी रोटी खाकर कितने कार्य सेवक अपने जिंदगी खपा दिया उस राम मंदिर के कार्य में, इनको खबर ही नहीं है उस चीज की। आधी रोटी खाकर, आधे भूख की बात तो छोड़ दीजिए, आधी रोटी खाकर वहां पे लाखों कार्य सेवकों ने अपनी जिंदगी खपा दी उस राम मंदिर के कार्य में, और आज ये उसको बोल रही है उसके लिए गर्व का विषय नहीं है। भैया कितनी शर्मनाक बयानबाजी है ये। देखिए जो घटनाक्रम आज बिहार में घटा है वो, देखिए नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में है। जब से वो आरजेडी के साथ गए हैं वो असमंजस की स्थिति में है, और जिसके द्वारा आज ये अध्यादेश ये लाया गया कि ललन सिंह इस्तीफा देंगे। विजेंद्र यादव जी ने ये प्रस्ताव रखा। ये दोनों ही लोग आरजेडी के करीबी माने जाते हैं। जेडीयू में तोड़फाड़ होने वाला था, उसी स्थिति को संभालने के लिए आज नीतीश बाबू वापस से अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के। तो ये स्थिति थी, उनको पता था। देखिए जब से लालू प्रसाद यादव जी के साथ गए हैं, उनका दबाव नीतीश कुमार पर रहा है कि सत्ता का हस्तांतरण तेजस्वी यादव को हो जाए, ये दबाव रहा है। और लालू प्रसाद यादव घात किस्म के आदमी है। एक तो चारा चोरी में वो पकड़े गए हैं, तो वो एक घात किस्म के आदमी है। उनका दबाव नीतीश कुमार पे था कि किस तरीके से सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप किया नहीं जाए। तो जिस दबाव का जिक्र आप कर रहे हैं, उस दबाव का क्या असर होगा अब नीतीश कुमार की राजनीति पर? आप कह रहे हैं कि तेजस्वी का, लालू का यह दबाव था कि सत्ता का हस्तांतरण हो, सत्ता का हस्तांतरण और उनके हाथ में पार्टी का कमान, के क्या कनेक्शन है, जो कनेक्शन आप बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बताता हूँ। देखिए पहले लालू यादव ये चाह रहे थे कि वो संयोजक इन वेटिंग हो जाए, वहां पे उनकी दाल गली नहीं। फिर वो चाहते थे कि कम से कम पीएम पद की दावेदारी के लिए इनका घोषणा हो जाए, वो भी हुआ नहीं। तो अब ये इनका प्रयास क्या घोषणा हो जाए? लालू ने कब कहा कि पीएम पद के दावेदार के तौर पर नीतीश को आगे करे? वो तो राहुल की वकालत करते रहे, उन्होंने कब नीतीश की वकालत की? बिल्कुल नहीं, वो वहां पे नीतीश के साथ जाते ही हुआ। फिर जी अगर आप बिहार की राजनीति को समझेंगी और उनको लालू प्रसाद यादव की राजनीति को समझेंगी, तो आप इस चीज से, आपके चैनल पर ही ये पूरा खुलासा हुआ था, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का दबाव नीतीश कुमार पर बना हुआ है। तो एक तरीके से ललन सिंह आप आने वाले समय में देखिएगा वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं बिहार की राजनीति को और देश की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हुए आपसे यह सवाल पूछ रही हूं कि क्या कनेक्शन है नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी के कमान का आना और सत्ता का हस्तांतरण? क्या कनेक्शन है? अगर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या वो मुख्यमंत्री का पद तेजस्वी के लिए छोड़ देंगे? निश्चित तौर पे यही चाह रहे थे लालू यादव, और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो 25 तक मुख्यमंत्री बने रहें। कुर्सी का मोह उनसे छूट नहीं रहा है। इसी कुर्सी के लिए वो इधर उधर पलटी मारते रहे, गुलाटी मारते रहे, और वो वापस चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनके साठगांठ बन जाए। लेकिन बीजेपी के रास्ते उनके लिए बंद है। बीजेपी अगर उन्हीं नीतीश कुमार के साथ मिली तो सत्ता का मोह, तो फिर इसका मतलब बीजेपी को भी हुआ। अगर सत्ता के मोह की बात है तो क्यों नीतीश कुमार के साथ में, जिनको आप पलटू राम आज कह रहे हैं, उन नीतीश कुमार के साथ में क्यों सालों साल गुजार दिया आपने?
नहीं, सालों साल जब हमने गुजारा तो बिहार की जनता के लिए गुजारा। वहां की स्थिति को सुधारने के जिस गुंडा राज को बोलकर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते आए थे, उस गुंडा राज से बिहार को निकालने का काम किया और हमारे साथ रहते हुए नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए और जैसे ही हमारे साथ छोड़ा तो चंद्रमोहन वापस शर्मा, भाग मैं आ रही हूँ गया। आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस भी इस वक्त हमारे साथ में। चंद्रमोहन शर्मा जी, सवाल ये इस वक्त उठ रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान आने से इंडिया अलायंस पर क्या फर्क होगा? अब पार्टी भी उनके हाथ में है और राज्य की सत्ता भी उनके हाथ में है, तो क्या इस लिहाज से देखा जाए तो वो प्रेशर बनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पिछली बार नीतीश कुमार नाराज हो गए क्योंकि ना उनको इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया गया और ना ही उन्हें पीएम के उम्मीदवार के तौर पर, दावेदार के तौर पर पेश किया जा रहा है, क्योंकि पोस्टर्स जितने भी लगे हैं वो तो सब ऐसे ही लगे हैं उनकी बैठक के दौरान। देखिए, नीतीश कुमार जी एक कुशल राजनेता हैं। बहुत जल्दी वो आपके इन सवालों का जवाब अपने आप ही दे देंगे, जिसके लिए आज हमारा मीडिया के जो पत्रकार लोग हैं वो अचंभित हैं। तो जवाब भी बहुत जल्दी आएगा। और बात यह है कि मुट्ठी बंद होकर अगर किसी विषय के ऊपर कोई पार्टी अपना कार्य करती है तो वो कोई प्रश्नावली के अंदर नहीं जाता है पूजा जी, वो उसकी अपने कार्य प्रणाली है। क्योंकि जहां लोकतंत्र सियासत होगा में वहां अगर पर कोई भी उस छोटी मोटी लोकतंत्र घटना भी में चीजें घटती भी है तो बदलेंगी। उसके सियासी और समीकरण जहां होते हैं 2.5 और सियासी समीकरण पर चर्चा होती है। आज अगर बीजेपी में भी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं तो उस पर भी तो चर्चा होती है। तब तो आप ये नहीं कहते कि ये पार्टी का अपना आंतरिक मामला है और ये पार्टी की अपनी रणनीति है। तो सवाल तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी पर भी होते हैं। आज अगर जेडीयू के अंदर ये बदलाव हो रहे हैं और अगर उस पर बात हो रही है तो फिर ये कहना कितना ज्यादा वाजिब है कि ये उनका अपने पार्टी का मैटर है और ये होता है, ये सामान्य बात है? राजनीति में कुछ सामान्य होता है क्या? देखिए, ठीक उसी तरह से जैसे आपके स्टूडियो के अंदर अगर किसी चीज की खराबी आएगी तो वो खराबी पैदा नहीं करेगी, होगी किसी कारण से आएगी तो वो स्टूडियो बताएगा। अब ये बात जेडीयू के अंदर जो तब्दील हुआ है वो एक तरफ से उनकी अपनी पार्टी का है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अगर अध्यक्ष बनाया गया, छोड़ा गया, क्या ऐसी मिसाल कभी भाजपा ने दी है? भाजपा के अंदर अध्यक्ष बनना किसी को पता भी नहीं होता और अध्यक्ष जब हटाया जाएगा तब भी किसी को पता नहीं होता। अव्वल तो अध्यक्ष वही होगा जो भाजपा के दो शीर्ष नेतृत्व चाहेंगे। तो लोकतंत्र जिस पार्टी में ना हो वो तो किसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा ही ना बदलाव करे, हमेशा खराबी के क्योंकि कारण थोड़ी सत्ता होते के हैं। अंदर बदलाव लोकतंत्र कुछ की नया बुनियाद करने के लिए भी तो होते हैं। जरूरी थोड़ी है कि बदलाव कुछ खराबी के नहीं, कारण हो रहा हो। बदलाव नया बदलाव तो राज कुछ नया करने के लिए भी होता है। देश की राजनीति में इतने बदलाव कुछ अच्छा करने के लिए हुआ ना, कॉन्सेप्ट इतने बदले, वो कुछ नया करने के लिए हुआ ना। तो ये जरूरी थोड़ी कि खराबी होगी बिल्कुल, तभी। ये अब भी आप बताइए, आपके अलायंस का हिस्सा है तो जाहिर तौर पर अगर वहां पर कुछ भी घटेगा तो उसका असर अलायंस पर होगा कि नहीं होगा? ये बात मानते हैं कि नहीं? ये कुछ अलायंस पे कोई असर नहीं होगा, वो उनकी पार्टी का अपना मैटर है और उसके लिए जेडीयू अध्यक्ष जो है कुशल है, वो अपनी बात को रख के जिस हिसाब से प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है वो भी रखा जाएगा। अभी गाइडलाइंस उनकी आई नहीं होंगी, आएंगी तो बताया लेकिन जाएगा। एक गाइडलाइन तो आ ठीक गई है, कि 5 सीट देंगे आपको बिहार में खाली। देखिए, अब जो देंगे ये तो हमारा मुंह बंद होकर दिमाग के साथ काम करने वाला कार्य है। इसका भी साकर खाका इंडिया गठबंधन का बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। बहुत सारी बातें मीडिया के अंदर चल रही लेकिन है, कब क्या होगा, आएगा? कैसे होगा, वक्त कितना है आप तो सब जानते हैं ना। वक्त कितना है मनीष गुप्ता आपसे जी? आप लोगों से ज्यादा जल्दी इंडिया गठबंधन के उन लोगों नेताओं को है जो इस गठबंधन की बुनियाद में खड़े हैं। देखिए और देश जो की, कुछ अब बन देखिए रहा है पूजा वो यादव को तो एक देश की राजनीति में चुनाव लड़ना नहीं, ना मिसाल बन के आरजेडी से, ना सामने जेडीयू आएगा। से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस, ना किसी और पार्टी से। पूजा यादव को तो स्टूडियो में और बाहर जाकर जनता के बीच ही रहना है। लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़ा जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना, और उस मजबूत विपक्ष को मजबूत कराने में एक तो भूमिका अदा कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछते हैं तो उसका मकसद है कि जनता तक आपकी बात पहुंचे, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हमारी बात तो पहुंचती नहीं, हमारी खबरें तो आती नहीं। अब आपकी बात को पहुंचा रहे हैं तो उसमें भी आप हम ही पे दोषारोपण कर दें। बिल्कुल विरोध नहीं करा, बिल्कुल आपका जो आप प्रश्न कर रहे हो एक बिल्कुल सराहनीय है। अगर आप कोई विपक्ष की बात को जनता के सामने देना चाहते हैं, उसी बात को तो ठीक है जेडीयू के मनीष गुप्ता प्रवक्ता नहीं बने, उसी मैं बात आ पे रही मैं हूँ भी कह मनीष रहा गुप्ता की तरफ हूं रुक कि करते हो। अभी मनीष की गुप्ता घटना जी, है, इसकी सफाई ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम घटा, इसका आप 2024 के चुनाव पर क्या असर देख रहे हैं? नीतीश कुमार का अपने हाथों में पार्टी की कमान को लाना, इसके क्या सियासी मायने हैं? पूजा जी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में एक बारीक सी दरार दिख रही है, और वो दरार में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग आरजेडी के कठोर समर्थक हैं,
एक जो नीतीश कुमार के साथ जो नीतीश करेंगे वो ठीक है, एक वो लोग हैं जो प्रो एनडीए हैं। ऐसे में और कहीं नीतीश कुमार जी को ये महसूस हो रहा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है, आरजेडी के उन्होंने कोई निर्णय लिया तो कहीं ऐसा तो हो जाएगा कि आरजेडी अगर कोई निर्णय है वो ललन सिंह के साथ सिंह हो गए, तो अपना कोई निर्णय ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात ना माने तो क्या है। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को किनारे लालू प्रसाद यादव की एक महत्वाकांक्षा को लगाम लगा दी है। और देखिए थोड़े दिन पहले भी नीतीश कुमार ने कांग्रेस को मैसेज दिया इस विपक्ष को भूल रही है। अब उन्होंने आरजेडी को मैसेज दिया है कि मैं बॉस, आप मेरे सहारे हैं, अगर आज चाहूं आपको साइड में कर दूंगा। और जो ये भाजपा के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, हमें नीचा नहीं चाहिए, अगर आशीष कुमार ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो अगले दिन भाजपा सत्ता में आ जाएगी नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार जी को भी ये महसूस हो गया है कि वो मोदी से कॉम्पिटिट नहीं करते, ऐसे में उनको ग्रेसफुल रिटायरमेंट लेना है, अगले 5 से 10 साल कैसे इज्जत से निकालना है इसके लिए उन्हें आरजेडी जैसे बड़े पार्टनर से बच के चलना पड़ेगा। क्योंकि देश में जिस तरीके से जाति की राजनीति हो रही है, बिहार में जिस तरीके से पीडीए का कनेक्ट चल रहा है, कांग्रेस और लालू यादव मिलकर नीतीश कुमार का बंटाधार कर सकते हैं। क्योंकि वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो कुर्मी ओबीसी की पार्टी है, वो बिहार में अपने अकेले बूते पर सत्ता नहीं ला सकती। ऐसे में नीतीश कुमार को तू नहीं तो तेरी याद सही वाली बात करते हुए कोई ना कोई मजबूत पर बीजेपी ने तो कहा ना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, एनडीए में कोई दरकार नहीं है, कोई जरूरत नहीं है नीतीश कुमार की, ये बीजेपी के हर नेता कहते हुए नजर आते हैं। ये कहने की इसमें भी 2 बातें हैं। भाजपा चाहिए कि नीतीश कुमार और आरजेडी में दूरी बन जाए ताकि जो चुनाव हो त्रिकोणीय संघर्ष हो, त्रिकोणीय संघर्ष में जाहिर है भाजपा जीतेगी और ये फ्रेंडली मैच होगा नीतीश कुमार का भाजपा के साथ। और वक्त पड़ने पर नीतीश कुमार सब गिले शिकवे भुलाकर अपने 10-12 सांसद को लेकर भाजपा को समर्थन आप ये तो नहीं कह रहे कि ललन सिंह की मौजूदगी से, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ललन सिंह की मौजूदगी से पार्टी में फूट के आसार थे, लेकिन पार्टी की कमान को अपने हाथ में लेकर आप ये कह रहे हैं कि अंदर खाने जो आरजेडी की प्लानिंग थी उसको फ्लॉप कर दिया नीतीश ने? निश्चित रूप से प्रियंका कुशवाहा से मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने मनीष जी, मैं आ रही हूँ, प्रियंका कुशवाहा का जवाब देंगे। प्रियंका कुशवाहा, मनीष जी कह रहे हैं कि आरजेडी की प्लानिंग को फ्लॉप कर दिया नीतीश ने अपने इस वार से, जो कोशिश फूट की पार्टी में हो रही थी उन तमाम कोशिशों पर फुल स्टॉप लगा दिया नीतीश कुमार के इस प्रयास ने। कोई किसी के खिलाफ में प्लानिंग प्लॉटिंग तब करता है जब कोई किसी का दुश्मन हो। आप बिहार में देख रही हैं कि महागठबंधन सरकार है और बहुत मजबूती से बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, रोजगार का सृजन कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था में 460 करोड़ का इन्वेस्टमेंट परसों ही हुआ है, 50,000 करोड़ से ज्यादा बिहार में इन्वेस्टमेंट हुआ है। कितने सालों से है नीतीश की सरकार? नीतीश कुमार की सरकार को कितने साल हो गए बिहार में? मैं आपको पूछी थी, आप जब कह रही है ना कि आरजेडी जेडीयू के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार को कितने साल हो गए बिहार में? कर रही होगी तो क्या बिहार का जीडीपी इतना बढ़ रहा होता? पहले ये बताइए मुझे, कितने साल हो गए नीतीश कुमार की सरकार में? आज तक अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं पर ही काम कर रहे हैं, विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं, मैं तो जब भी फेसबुक लाइव करती हूँ उस दौरान में हमेशा मेरे साथ वहां के जो टीचर्स हैं वो आते हैं, हमारी आवाज को उठाइए, सरकार हमारे बारे में सुन नहीं रही, हमें भर्तियां मिल नहीं रही, कोई कहता है हमको सरकार पक्का कर नहीं रही। तो ये पूजा यादव के बुलाए हुए लोग तो नहीं है वहां पर, वो बिहार के लोग ही आते हैं जो अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि हमारी आवाज को बुलंद कीजिए। और आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, आपने क्या किया वो जनता को जाकर बताइए, वो फैसला जनता करेगी। मैं फिलहाल जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ वो ये कि क्या अभी मनीष जी का ये अपना आकलन है?
जी, पूजा जी, यहाँ पर आप जनरलाइज़्ड व्यू रख रही हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके फेसबुक लाइव पे कितने लोग आ रहे हैं, ये आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मेरा पर्सनल लेट्स मूव ओपिनियन नहीं असाइड है। फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। पूजा यादव का कोई सब्जेक्टिव इंडिविजुअल ओपिनियन ऐसा यहाँ पर वो नहीं है। पूजा यादव एक पत्रकार है और पत्रकार के बतौर जब वो जनता से सवाल पूछेगी तो वो पत्रकार का जनरलाइज काम नहीं क्या है, है? जनता बता रही है। जी, पूजा यादव तो की कोई भीड़ है, कोई पत्रकार का काम नेताजी क्या की भीड़ होता है? नहीं आ रही है वहां। पूजा जी, तो पत्रकार का काम क्या होता है? सब्जेक्टिव ओपिनियन रखना या डाटा के ऊपर बात करना, साइंटिफिक रैशनैलिटी से बात करना। तो मैं सब्जेक्टिव यहाँ पर होने के लिए नहीं आई हूँ। मैं डेटा के स्तर पे ही बात आपसे करूँगी और बिहार के जो डेटा है, अभी कोई यहाँ पर कह रहा था बिहार में जात की राजनीति हो रही है। हम जातिगत जनगणना की राजनीति कर रहे हैं ताकि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय दे पाएँ लोगों को। जिन लोगों से आप खुद देखिए ना 14% आबादी है यादवों की बिहार में और कितना उनको मिला है नौकरी में, सरकारी नौकरी में जगह? 1.4। कुछ है ओवर रिप्रेजेंटेड, कुछ है अंडर रिप्रेजेंटेड और हम बात किस तरफ कर रहे हैं? जो हमारा मुद्दा का बात है उस मुद्दे पे बात होना चाहिए। बात यही है कि बिहार में